students, welcome back to Simply Tutor classes. As in the last class of demand, we can say of managerial economics, we study about the meaning of the demands, the factors which affects the demand, and the law of the demand. In today's class, we will cover the demand schedule, demand curve, as well as why does demand curve slopes downward. Besides this, we will cover the topic of increase or decrease in demand, as well as extension and contraction of demand. So let's come to the topic. Here we have demand schedule. When we say what is demand schedule, we can say demand schedule एक ऐसी टेबल होती है. डिमांड शेड्यूल वो टेबल जो कि बताती है कि एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स को परचेज करेगा. मैंने क्या बोला? डिमांड शेड्यूल क्या हुआ? एक टेबल. किस चीज़ की टेबल? वो टेबल जो शो करेगी कि एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कितनी क्वांटिटी को परचेज करेगा. अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? दो तरह का होता है. एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल. अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या बताएगा? वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि एक इंडिविजुअल खरीदेगा अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पर. तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है 1 रुपये पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 4. 2 पर 3, 3 पर 2 और 4 पर 1. अगर आगे हम बात करें मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी जो कि सारे के सारे कंज्यूमर खरीदेंगे एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम. मतलब मान लो 2-3 कस्टमर है, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि 2-3 कस्टमर है. नंबर ऑफ कस्टमर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का एक गिवन प्राइसेस पर कितना परचेज करेंगे, ये हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल. और ये किसकी फॉर्म में डिपिक्ट होगा? ये होगा आपका टेबल की फॉर्म में डिपिक्ट. जैसे कि हम 2 कंज्यूमर्स का एग्जांपल लेते हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी. वो क्वांटिटी एक्स को परचेज करते हैं. जो उनकी एग्रीगेट डिमांड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल. अब आगे हम बात करें, जैसे कि ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल को डिपिक्ट करिए ये टेबल. ये है हमारा डिमांड ऑफ ए, ये है हमारा डिमांड ऑफ बी. तो एग्रीगेट डिमांड मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 9. प्राइस 2 रुपये पर ए कितना खरीद रहा है? 3 की क्वांटिटी. बी कितना ले रहा है? 4 क्वांटिटी. टोटल कितना हो गया? 7. 3 प्राइस पर ए ले रहा है 2 क्वांटिटी, बी ले रहा है 3, तो टोटल कितना हो गया? 5. इसी तरीके से 4 प्राइस पर कि जब 4 रुपये हुआ प्राइस, तो ए ने डिमांड करना शुरू किया, कम कर दिया 1 की क्वांटिटी और बी ने 2 की, तो टोटल हो गया 3. दिखा रहे ना, विद द राइज इन द प्राइस क्वांटिटी एग्रीगेट क्वांटिटी डिमांडेड गेट रिड्यूस. तो ये हमारा दिखा रहा है मार्केट डिमांड शेड्यूल को कि अलग अलग कस्टमर, यहाँ 2 कस्टमर का एग्जांपल लिया, कस्टमर ए कस्टमर बी, इनकी एग्रीगेट क्वांटिटी हमने क्या किया? कैलकुलेट किया, और उसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं? अपना मार्केट डिमांड शेड्यूल निकाल रहे हैं. उसके बाद अगर हम बात करें डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व क्या होगा? जब हम मार्केट शेड्यूल को ग्राफिकली दिखाते हैं, ग्राफिकली ग्राफ के ज़रिए दिखाएंगे. वो जो टेबल बनाई हुई थी ना, उसे एक ग्राफ पे ड्रॉ कर दोगे तो वो क्या दिखाएगी? डिमांड कर्व. जो डिमांड कर्व होता है वो क्या करता है? इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की. मतलब क्या बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इसी तरीके से प्राइस कम होंगे तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी. एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो डिमांड कर्व है वो स्लोप क्या करता है? डाउनवर्ड टू द राइट. मतलब नीचे की साइड डाउनवर्ड जाते हुए वो कहाँ जाएगा? राइट पे जाएगा.
ये आ गया, ये ड्रॉ कर दिया, वही टेबल उठा के जो लास्ट टेबल हमने अभी देखी थी ना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, उसको हमने यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये बन गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या होगा, जो हमने अलग अलग कस्टमर का एग्रीगेट निकाल कर उसे ड्रॉ किया ग्राफ पर, तो वो बन गया आपका मार्केट डिमांड कर्व। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व वो डाउनवर्ड क्यों चाहता है। हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसे बनता है ना, ये गया इस तरीके से, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। एक साइड होता है हमारा प्राइस और एक होता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर अलग अलग रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या दिया हुआ है, इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट क्या बोलता है, इनकम इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट होता है जो बताता है कि एक पर्सन की रियल इनकम में चेंज होने से जो चेंज होने से क्या होगा, और साथ के साथ इनकम, रियल इनकम चेंज हो रही है, किस वजह से चेंज हो रही है, जो हमारी कॉमोडिटी है उसका प्राइस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ द उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी पे। मान लो किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, कम होने से बंदे की रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी का डिमांड करेगा। तो ये होता है हमारा income effect. It is the effect that change in a person real income caused by a change in price of a commodity has on the quantity of the commodity. In other words, the increase in demand on account of increase in real income is known as the income effect. मतलब डिमांड में चेंज हो रहा है, किस वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि बंदे की किस में इंक्रीज हो रहा है, रियल इनकम में। तो यहाँ ये एक रीज़न हो सकता है कि इनकम, हो सकता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ गई हो। दूसरी चीज़ होती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज दैट इफेक्ट दैट अ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड हैज़ ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। सब्स्टिट्यूट गुड कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। मान लो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाए तो क्या करेगा कंज्यूमर, दूसरे गुड की जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक का प्राइस बढ़ने का दूसरे की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये भी एक रीज़न होता है हमारा, किसका, जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड जाता है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट होता है डिफरेंट यूजेस। एक कमोडिटी होती है, उसके अलग अलग यूजेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। मिल्क का यूज़ पीने के लिए भी किया जाता है, दही बनाने के लिए भी किया जाएगा, कर्ड बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए किया जाएगा, बटर बनाने के लिए किया जाएगा। तो जब मिल्क के प्राइस हाई होंगे तो इंडिविजुअल क्या करेगा, उसका जो लिमिटेड यूज़ है सिर्फ पीने के लिए वो रखेगा। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाएंगे मिल्क के तो वो क्या करेगा, अलग अलग यूजेस के लिए भी उस कमोडिटी को परचेज करेगा। तो यही चीज़ होती है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद अल्टरनेटिव यूज टेंड टू एक्सटेंड कॉन्सिक्वेंट अपॉन द फॉल इन देयर प्राइसेस। कि अल्टरनेटिव यूजेस कब बढ़ेंगे, जब प्राइस कम होगा। नेक्स्ट होता है आपका साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। देखो जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिरता है, ठीक है, तो जो बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो पहले उस प्राइस पर उस गुड को परचेज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब प्राइस कम हुआ तो और कस्टमर भी सामने आएंगे जो पहले उसे परचेज़ नहीं कर पा रहे थे, अब उसे परचेज़ कर पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न होता है जिससे कि जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। आगे हम बात करें एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शंस हों कि हर जगह हमारी जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ रहा हो तो डिमांड कम ही होगी, और ज़रूरी नहीं है कि प्राइस कम हो रहा हो तो डिमांड बढ़ेगी। तो वो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ लागू हो रही हैं वो हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स। अब डिस्टिंक्शन क्या होते हैं, वेबलन गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जिसे हम लग्जूरियस गुड्स भी बोल सकते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गया, किसी का ओरिजिनल आर्ट वर्क हो गया, कोई पेंटिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली लोगों के एक परसेप्शन होती है कि चाहे वो डायमंड हो, जेम्स हो, ज्वेलरी हो, अगर उनका प्राइस अच्छा है तो वो क्या होगा, तभी वो प्रोडक्ट
परचेज़ करने में वर्दी है, और अगर उसका प्राइस कम हो गया तो मतलब वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं है। तो इस केस में कस्टमर परचेज़ ही तब करेगा वेबलिन गुड्स को जब उसके प्राइजेस क्या होंगे, जब उसके प्राइजेस हाई होंगे। सेकेंड पॉइंट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर इग्नोर की वजह से या पुअर जजमेंट की वजह से कि प्राइस कम होने वाले हैं, उसे नहीं पता होता और वो क्या कर लेता है, उस कम मतलब जो जितना प्राइस मार्केट में चल रहा होता है उसी प्राइस पर गुड को परचेज कर लेता है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बात करें कि गुड्स के प्राइस कम होने वाले हैं फ्यूचर में, लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं है, वो आगे एनवायरनमेंट से अनभिज्ञ है, नहीं मालूम उसे क्या होने वाला है एनवायरनमेंट में। आज वो 10 रुपये पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है जो फ्यूचर में 6 रुपये पर मिलेगा, लेकिन वो आज की डेट में परचेज़ कर लेता है, सिर्फ किस वजह से, इग्नोर होने की वजह से और लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से। आगे हम बात करें गिफन गुड्स की, तो गिफन गुड्स क्या होती हैं? गिफन गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स भी बोल देते हैं, मतलब ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड गिर जाती है जब उनका प्राइस गिरता है। तो लॉ ऑफ डिमांड इन गिफन गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, बाजरे को एक इन्फीरियर गुड माना जाता है, ठीक है। जैसे जैसे बाजरे का प्राइस गिरता है, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जब रियल इनकम बढ़ गई है तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर बाजरा परचेज करने की बजाय वीट परचेज करना पसंद करेगा, ठीक है। कि उसने क्या किया, बाजरा नहीं परचेज किया, इस बार उसने क्या परचेज किया है, गेहूँ परचेज किया है। तो ये हमारा क्या है, ये है कि अगर गिफन गुड्स की प्राइस कम हुए तो उसका इफेक्ट पड़ेगा उससे थोड़ी सी सुपीरियर गुड्स पर और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। कई बार कस्टमर क्या सोचता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ भी सकते हैं जितने एग्जिस्टिंग प्राइसेस हैं, तो उस चक्कर में जो कस्टमर होता है वो आज की डेट में ज़्यादा यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेज करके रख लेता है। तो ये भी एक इसका एक्सेप्शन हो गया। आगे बात करें हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये नेक्स्ट पॉइंट है और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक और पढ़ेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले हम बात करें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की। यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, तो डैट इज एक्सपेंशन, बढ़ना। प्राइस कम हुआ लेकिन इम्पैक्ट किसका पड़ रहा है, प्राइस का। अदर थिंग्स क्या रह रही हैं, कांस्टेंट रह रही हैं। दूसरा कि एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, डाउन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि जो डिमांड कर्व होता है वो क्या है, नीचे की साइड हमारा शो होता है, मतलब डिमांड कर्व एक ही रहता है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कम होना, कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। इसके अंदर क्या करेगा, डिमांड कर्व पर अब ऊपर की साइड ही मूव करेगा, ये अपर जा रहा है, ये लोअर जा रहा है। अपर जा रहा है तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, कम हो गया, और लोअर जा रहा है तो वो हो गया एक्सपेंशन। आगे होगा इसका डायग्राम, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पर प्राइस है, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। अगर हम इसे नीचे की साइड देखते हैं, नीचे की साइड ये क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अगर हम ऊपर की साइड देखें, कॉन्ट्रैक्शन। देखो समझ आ रहा होगा, ये प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड है। जैसे जैसे प्राइस कम हुआ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, लेकिन प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। प्राइस बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाना, डैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और प्राइस कम होने के साथ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होना, डैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ इतना? बढ़े आगे। नेक्स्ट बात करें इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ध्यान से सुनना, अभी मैंने बताया था आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड पर किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा था, प्राइस का। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के अंदर प्राइस सेम रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्राइस सेम रहता है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो उस पर इम्पैक्ट किसका पड़ रहा है, अदर फैक्टर्स का।
जैसे अगर हम बात करें इंक्रीज इन डिमांड कर्व की, तो सेम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाना ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ये हो जाएगा आपका इंक्रीज इन डिमांड। और इसके अंदर जो डिमांड कर्व है वो कहाँ है, राइट की साइड शिफ्ट होता है। मतलब जो हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व है ना, ये हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व है, इससे हम इंक्रीज इन डिमांड कर्व कैसे दिखाएंगे, जब हमारा राइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा, यही साइड है ना राइट, तो ये शो कर रहा है इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, प्राइस सेम है, चेंज किस में हो रहा है, अदर फैक्टर प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स हो सकता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर होता है। तो अदर फैक्टर्स के चेंज होने के साथ अगर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाए तो वो होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। इस केस में जो आपका डिमांड कर्व है वो क्या करेगा, लेफ्टवर्ड मूव करेगा। ये हो गया नॉर्मल हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, इस साइड गया ना, इस साइड लेफ्ट साइड उल्टी साइड आया, तो ये हमारा हो गया डिक्रीज इन डिमांड। इतना क्लियर, डायग्राम से समझो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अभी अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया, ये इंक्रीज इन डिमांड का एग्जांपल है। इंक्रीज में क्या हो रहा था, ये हमारा पहले वाला डिमांड कर्व है कि जैसे ही हमारी अदर थिंग्स, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अदर थिंग्स में चेंज होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हुई, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। और यहाँ पर शिफ्ट होकर डिमांड कर्व चला गया आगे। डिक्रीज इन डिमांड में अपोजिट हो रहा है कि अदर थिंग्स में चेंज होने की वजह से प्राइस सेम है, डिमांड कम हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होकर लेफ्ट टू कहाँ जा रहा है, राइट की साइड जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। इतना क्लियर। आज हम सिर्फ इतने टॉपिक्स करेंगे, इसे नेक्स्ट टॉपिक डिमांड के हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को इतने टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।